दोस्तों, मेरा नाम सावित्री शर्मा है। मेरी उम्र 68 साल है और 3 साल पहले मेरे पति रमेश शर्मा दिल के दौरे से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं नोएडा के अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में अकेली रहती थी। मेरा एक ही बेटा है, रोहित, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। उसकी नौकरी अच्छी थी और उसकी पत्नी पूजा अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी। दोस्तों, पहले मुझे लगता था परिवार में सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि पूजा के लिए रिश्तों की कीमत नहीं बल्कि सुविधा की कीमत थी। मेरे पति के जाने के बाद घर का खर्च मेरी पेंशन और थोड़ी सी एफडी से चलता था। कभी कभी रोहित थोड़ी मदद कर देता था और मैं उसे एहसान नहीं बल्कि बेटे का प्यार समझती थी। दोस्तों, एक दिन जून की उमस भरी सुबह रोहित और पूजा अचानक घर आए। पूजा ने घर को ऐसे देखा जैसे वह किसी होटल का निरीक्षण कर रही हो। रोहित ने बैठने से पहले ही कहा, माँ, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। उसने कहा कि वह और पूजा 6 हफ्ते के लिए यूरोप घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, अच्छा है, घूम आओ। तभी रोहित ने कहा, माँ, हमने सोचा है कि अब आपको अपने खुद पर डिपेंड रहना चाहिए। दोस्तों, यह शब्द सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, पूजा मीठी आवाज में बोली, मम्मी जी, आप बहुत डिपेंडेंट हो गई हैं। यह हेल्थी नहीं है। रोहित ने कहा, माँ, हम कुछ महीनों के लिए आपकी मंथली मदद रोक रहे हैं। और उसने टेबल पर 500 रुपए दिए। दोस्तों, वह 500 रुपए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने मेरे आत्मसम्मान को कागज की तरह मोड़ कर रख दिया हो। मैं चुप रही क्योंकि उस समय शब्द मेरे गले में अटक गए थे। रोहित और पूजा चले गए और मैं घर में अकेली बैठी रही। लेकिन उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं टूटूंगी नहीं, बदलूंगी। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें कभी मैं घर का बजट लिखा करती थी। मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या करना है। मुझे याद आया कि शादी से पहले और बाद में भी कई साल तक मैंने एक अकाउंट ऑफिस में काम किया था। मुझे हिसाब किताब अच्छी तरह आता था। अगले दिन मैं सोसाइटी के नोटिस बोर्ड के पास गई और एक छोटा सा कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था, अकाउंट्स, बिल और दस्तावेज समझने में मदद के लिए सावित्री शर्मा से संपर्क करें। दोस्तों, यह एक छोटा कदम था लेकिन मेरे लिए नई शुरुआत थी। धीरे धीरे सोसाइटी की कुछ आंटियां मेरे पास आने लगी। मैं उनके बैंक फॉर्म भरने में मदद करती, बिजली के बिल समझाती, पेंशन के कागज देखती और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे मेरा खर्च चलने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। दोस्तों, इसी बीच एक दिन मेरे दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक बैंक का आदमी खड़ा था। उसने कहा कि वह मेरे घर के खिलाफ प्रोसेस हुए लोन की वेरिफिकेशन करने आया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं लिया था। उसने बताया कि मेरे नाम पर 12 लाख रुपए का लोन पास हुआ है और कुछ महीनों में उसकी EMI शुरू होनी थी। दोस्तों, मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। मुझे अचानक याद आया कि कुछ हफ्ते पहले रोहित ने मेरा फोन लेकर कहा था कि वह उसे अपडेट कर रहा है। उस समय एक OTP आया था और उसने कहा था यह सिर्फ फोन वेरिफिकेशन है। दोस्तों, उसी समय मुझे समझ आ गया कि मेरे अपने बेटे ने मेरे भरोसे का इस्तेमाल किया है। मैंने तुरंत बैंक जाकर लिखित शिकायत की और पुलिस में साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मैंने अपने सारे कागज इकट्ठा किए और सबूत जुटाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि रोहित और पूजा अगले हफ्ते वापस आने वाले हैं। दोस्तों, उस रात मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में कुर्सियां लगा दी और सारी फाइल टेबल पर रख दी क्योंकि इस बार मैं चुप रहने वाली मां नहीं बनने वाली थी। जिस दिन रोहित घर आया उसके हाथ में सूटकेस था और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पूजा भी उसके साथ थी। मैंने उन्हें बैठने को कहा और बिना किसी भावुकता के एक एक करके बैंक की शिकायत, पुलिस की FIR और लोन की कॉपी उनके सामने रख दी। रोहित के हाथ कांपने लगे। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों किया ऐसा? दोस्तों, कुछ पल की चुप्पी के बाद रोहित टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने गलत निवेश में पैसे खो दिए थे, कर्ज बढ़ गया था और डर के कारण उसने मेरे नाम पर लोन ले लिया। पूजा पहले तो मना करती रही लेकिन जब सच सामने आया तो चुप हो गई। मैंने दोनों की बात सुनी और फिर शांत आवाज में कहा कि मैं बदला नहीं चाहती लेकिन जिम्मेदारी जरूर चाहती हूँ। मैंने साफ कहा कि रोहित बैंक के सामने लिखित में अपनी गलती मानेगा। मेरे सारे दस्तावेज सुरक्षित किए जाएंगे और इस घर के किसी भी कागज पर अब बिना मेरी अनुमति कोई फैसला नहीं होगा। दोस्तों, पहली बार पूजा को समझ आया कि यह घर उसका कंट्रोल नहीं बल्कि मेरा अधिकार है।
अगले दिन हम बैंक गए। रोहित ने वहाँ सब कुछ स्वीकार किया। बैंक ने जांच शुरू की और मामला फ्रॉड की कैटेगरी में गया। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। रोहित ने अपनी महंगी चीजें बेचकर अपने कर्ज चुकाने शुरू किए। पूजा भी कुछ समय बाद मेरे पास आई। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने स्टेटस के डर में बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, मैंने उससे कहा कि स्टेटस कपड़ों और विदेश यात्राओं से नहीं बल्कि चरित्र से बनता है। समय के साथ हमारे रिश्ते धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन इस बार फर्क था। अब मेरे जीवन में प्यार के साथ सीमाएं भी थी। एक शाम रोहित मेरे पास बैठा और बोला, माँ, मुझे लगता था आप कमजोर हैं, लेकिन आप सबसे मजबूत निकली। दोस्तों, मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि मैं हमेशा मजबूत थी, बस मुझे खुद को याद दिलाने में समय लगा। आज भी मेरे पास वही पुरानी नोटबुक है। पहले उसमें घर का बजट लिखा होता था, अब उसमें एक नई लाइन लिखी है, आत्मसम्मान भी पूजा की तरह एक इबादत है। दोस्तों, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, क्योंकि दिल में जहर रखना खुद को सजा देने जैसा है। लेकिन मैंने खुद को भी चुन लिया, क्योंकि अब मैं किसी को भी अपने नाम से खेल खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। और दोस्तों, यही इस कहानी का सच है। अगर कभी जिंदगी आपको सिर्फ 500 रुपए की कीमत पर छोड़ दे, तो याद रखना, आपकी असली कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होता है और सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखनी होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।